नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की पत्नी को स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त संचालक का प्रभार दिए जाने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने अपने को दे। कई वरिष्ठ डॉक्टरों को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी की पत्नी डॉक्टर नीरा चौधरी को भोपाल संभाग का संयुक्त संचालक का प्रभार दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की पत्नी डॉक्टर नीरा चौधरी को संयुक्त संचालक का प्रभार दिए जाने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने तंज कसते हुए आदेश की प्रति के साथ ट्वीट किया है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने अपने को दे। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी धर्म पत्नी को 1000 से ऊपर एलिजिबल डॉक्टर्स को नेग्लेक्ट करते हुए डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो मामा की सरकार, उनके राज में अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। और मुख्यमंत्री जी जो आजकल मुझे लगता है कि बड़े फॉर्म में हैं और बड़ी बड़ी बातें आजकल हो रही है प्रदेश की सरकार में, उन्हीं की सरकार का एक नुमाइंदा अपनी धर्मपत्नी को पनौत करने के लिए इस तरह की घिनौना कृत्य करता है। बहुत से सीनियर डॉक्टर्स को बाईपास करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की पत्नी डॉक्टर नीरा चौधरी को संयुक्त संचालक बना दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रभुराम चौधरी एक असफल स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूरे परिवार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी देकर सभी को खतरे में डाला जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। एक फेल्यूर व्यक्ति प्रभुराम चौधरी खुद फेल्यूर है। अब पूरे परिवार को हाथ में कमान देके मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। प्रभुराम चौधरी निर्णय ले ही नहीं पाते। उस विभाग का निर्णय तो नरोत्तम मिश्रा लेते हैं। इस आदमी को अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो तुम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार कर पाओगे। तो ये तो भाई भतीजावाद का जो तांडव चल रहा है। और उधर शिवराज और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं। एक से एक डॉक्टर पड़े हैं, सीनियर डॉक्टर पड़े हैं, जिनके हाथ में इस बात की कमान आना चाहिए। बहुत अनुभवी डॉक्टर को स्वास्थ्य संचालक बनाया जाना चाहिए था। पर अब ये तो चमत्कारी लोग हैं, बिके हुए लोग बिक गए। इधर माल खींचना स्वास्थ्य विभाग से, तो पत्नी को भी बना दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि योग्यता के आधार पर ही डॉक्टर नीरा चौधरी का चयन किया गया है। कांग्रेस के समय में भी तो उन्होंने सीएमएचओ बनाया था। ये प्रशासनिक मामला है और प्रशासनिक स्तर पर ये निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसके बारे में प्रशासनिक उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे और बाकी मंत्री महोदय जी स्पष्ट कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य बनाए जाने पर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने तंज कसते हुए व्यवस्थाओं को ठेंगा बताया है। और साथ ही इस बड़े मुद्दे पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित ओरछा जी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस को स्टैंड बाय करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अचल साहब आपका। सुमित जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अरुण यादव, सांसद भी रहे। उन्होंने एक तंज कसा है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मामला आपके स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी डॉक्टर नीरा को संयुक्त संचालक राजधानी में बनाए जाने का है। अरुण जी, सबसे पहले तो यह एक प्रशासनिक निर्णय है, यह कोई सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं है, यह प्रशासनिक निर्णय है। और वो
उस विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, अधिकारी कैडर में जी। हैं, उनका उपयोग किसी भी उनकी योग्यता के आधार पर कहीं भी किया जा सकता है। शासन को अधिकार है, प्रशासन को, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को अधिकार है। जी क्या केवल इस नाते उन जैसी योग्य जो है चिकित्सिका को जी उपयोग में ना लेना या उनकी सेवाओं का लाभ ना लेना कि वो मंत्री की कोई ब्लड रिलेशन में आती हैं या उनके परिवार से हैं, जी। ये तो न्याय संगत नहीं हो सकता। लेकिन ये एक प्रशासनिक निर्णय है, इससे किसी सरकार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि डायरेक्टली किसी सरकार ने या इसमें निर्णय लिया हो। लेकिन ये बात पर प्रश्न चिन्ह कौन लोग उठा रहे हैं? जिनकी पूरी राजनीतिक पार्टी अयोग्यता के आधार पर चलती है, अयोग्य लोगों के कारण चलती है। अंधा बांटे रेवड़ी जो चीन चीन के दे जो कहावत है, जिनकी पूरी पार्टी पर चरितार्थ होती है, दिल्ली में भी होती है, अमेठी में भी होती है, और स्वयं अरुण यादव जी जहां से आते हैं वहां तक होती है। भाई हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के उनके जो हक को दरकिनार करके कितने वरिष्ठ मंत्रियों को, नेताओं को घर बिठा करके सचिन यादव जी को मंत्री बनाया गया था। बताने की कृपा करेंगे क्या वो योग्यता और अनुभव के आधार पर मंत्री बने थे? जयवर्धन सिंह योग्यता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर मंत्री बने थे। ये देश में जैसे भ्रष्टाचार पर बात करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है, सुशासन पर बात करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है, विकास पर बात करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है। इसलिए इस बारे में भी कांग्रेस को प्रश्न उठाने तक का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अयोग्यता के आधार पर ही और वंशवाद के आधार पर इनकी पार्टी चल रही है। और यह कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया, वो स्वयं उसका जैसे एक प्रिंसिपल होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो कहीं भी बीओ का चार्ज ले सकता है, समकक्ष का पद है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश का डायरेक्टर बन गया हूं, उनके समकक्ष का पद है। कोई इतना बड़ा पद या इतना बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके पद से बहुत ऊपर का हो। एक सीएमओ को एक नगर पालिका का चार्ज दिया जा सकता है, इस स्तर का काम है वो, जिसको इतना तूल देने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता। और एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के उनको तो वो डॉक्टर हैं, इस नाते उनको उप संचालक जैसा पद दिया, अतिरिक्त संचालक बनाया गया है। कमलेश्वर पटेल जी तत्कालीन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति पटेल जी, मैं किसी के व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब कांग्रेस के लोग हलक में हाथ डाल रहे हैं तो उगल रहा हूं। चलिए, मंत्री जी की पत्नी होने के नाते विभागीय अधिकारियों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बैठक लिया करती थी। मेरे पास फोटोज हैं, और अधिकारियों की गांव में ले जाकर के महिलाओं से बात करती थी। क्या उनको राइट था इसका? सुदेश जी से अपन समझ लेते हैं। सुदेश जी, कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर इस तरह के आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। मित्र आपके सीधे सीधे शब्दों में आरोप लगा रहे हैं। देखिए अरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित ओझा जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी का प्रधानमंत्री कहता है हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, इन्हें विपक्ष की जरूरत नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि लोकतंत्र में जितनी महत्ता विपक्ष की होती है उतनी ही सरकार की होती है। सिर्फ इनको ये लगता है कि कलम सरकार के हाथ में है और आवाज हमारे हाथ में है, तो आवाज को ये कुछ समझते नहीं है, कलम को सबको समझते हैं। रहा सवाल इस बात का डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और ये पहला वाक्य नहीं है इनका। 1000 डॉक्टर सीनियर थे, सीधी में इन्होंने पहले सीएमएचओ बनाया था, उसमें वो व्यक्ति कोर्ट गया और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप वरीयता के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं किसी को भी सीएमओ। और आज सारे अखबारों में छपा है, आज इस मुद्दे पर हम डिबेट भी कर रहे हैं। तो ये कोई डॉक्टर चौधरी के विरोधी चैनल नहीं है, विरोधी अखबार नहीं है, ये निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र में चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं, ये सच बात कर रहे हैं। जब देखते हैं आपके शहडोल में 28 बच्चों का जेरे इलाज मौत हो जाती है, वहां सीएमएचओ बनाते हैं किसी डेंटिस्ट को। अब ये कैसे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी है? अरे आप सर्विस सर्वा मंत्री हो, जिस विभाग के आप बॉस बने बैठे हो, ढेरों सप्लायरों की गाड़ियां आपके दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, सीएमएचओ की लाइन लगी रहती है, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपनी पत्नी को उठा के जबरदस्ती का एक मुद्दा खड़ा कर दिया? तो मुद्दा खड़ा नहीं करना चाहिए था डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आपको अगर कुछ करना है तो स्वास्थ्य के लिए कुछ कीजिए। अब हमारे मित्र ने एक बात और कही कि कमलेश्वर पटेल की पत्नी, तो ये कमलेश्वर पटेल की पत्नी किसी राजनीतिक पद पर थी क्या सीओ थी? आप ये बता दीजिए। वो मध्य प्रदेश की नागरिक थी और उनको सोशल वर्क करने का पूरा अधिकार हमारा संविधान, हमारा संविधान नहीं। स्व सहायता समूह कोई भी व्यक्ति उनको इकट्ठा करके प्रेरित कर सकता है, इसीलिए स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं। अब आप बात करते हैं जैसे हमारे अरुण यादव जी के भाई को मंत्री बनाया। अरे भाई, तो हमारे अरुण यादव जी मुख्यमंत्री तो नहीं थे ना।
अगर होते फिर उनको मंत्री बनाते तो आपका सवाल वाजिब था, चोखा था और हम लाजवाब हो जाते। अब आप ऐसी बात कर रहे हो, वो युवा विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिखा कि उस अंचल में अब, और आप तो क्या प्रभुराम चौधरी आप उनकी बात कर रहे हो और आप इसकी बात नहीं कर रहे हो कि सीधी हो, सतना हो, महाकौशल में एक मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। आप सीनियर मिनिस्टर आपके बैठे बैठे पान गोट रहे हैं और आप दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को जो विधायक नहीं है उनको 6 महीने से आपने मंत्री रखा है, शपथ दिलवाई है, और आज भी अगर जोड़ा जाए तो 11 मंत्री सिंधिया जी के हैं। ये सरकार न 7.5 करोड़ जनता की है, न भारतीय जनता पार्टी की है, ये सरकार शिवराज और महाराज की है और ये मध्य प्रदेश का बंटा ढाल हो रहा है। एक बार और मैं अचल जी के पास जाऊं, उसके पहले सुमित जी आपकी तरफ फिर से आ रहा हूं। 1000 सीनियर डॉक्टर्सों को या उनसे जो सीनियर वरिता में थे उनको जो है दरकिनार करके इनको ये पदोन्नति दी गई। कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है 1000 तो पूरे प्रदेश में जी इस कैडर के उस कैडर के डॉक्टर ही नहीं होंगे। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये कांग्रेस नहीं, ये आंकड़ा कह रहा है, ये इनको पता ही नहीं। अरे सुमित जी आप ऐसे मत कहिए, जनता देख रही है आपको, जनता सुन रही है। अरे ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज आप कोई भी देखिए सुमित जी कोई भी बात, आप एक विद्वान कवि है। अरे क्या बात करते हो आप, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, देख रहा है ना, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे बताओगे भैया। सुमित जी चलिए आप जारी रखिए जी। एक संभाग में आप इनका तथ्यात्मक विश्लेषण कर रहा हूं मैं। भोपाल संभाग में कितने सीएमओ यानी संकुल जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां सीएमओ होता है, जहां पर चिकित्सा अधिकारी होता है, वो कितने केंद्र होंगे? क्या 1000 केंद्र होंगे, 1000 डॉक्टर्स होंगे? भोपाल संभाग में ही से निकल करके आई है ना वो। तो भोपाल संभाग में 1000 डॉक्टर्स क्या होंगे? बमुश्किल 30 डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, बमुश्किल। और उनके उस बीच में मतलब उस कैडर पर जिनमें से चयन होना होगा या जिनमें से जिम्मेदार, और ये बहुत कोई ऐसा पोस्टिंग नहीं है। अरे मित्र सीधी का प्रकरण भी उठा लो, आप वहाँ उठा लो सीधी का, वो कोर्ट गए थे ना डॉक्टर, उल्टी का प्रकरण, और शहडोल में आपने डेंटिस्ट को बना दिया था। वो क्या वो पात्रता रखता था क्या? सीएमओ अरे मेरे विद्वान मित्र आप ये समझो मध्य प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना से, और ऐसे में हमें कोरोना ऐसे में अपनों को पास मैं जा रहा हूं। सुदेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अचल साहब में नहीं बदलना चाहिए। अचल साहब बड़ी आपत्ति, दोनों मित्रों को बड़ी संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं। कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगा रहे हैं उनकी पार्टी के द्वारा, और सुमित ओरछा जी स्टैंड कर रहे हैं अपनी सरकार को, तथ्यात्मक आंकड़े दोनों ही मित्र दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको मामला जो कि स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी से जुड़ा हुआ है? देखिए जी मामला सीधा है जी कि हमारे यहाँ इसके लिए जो कहावतें हैं उनका जिक्र दोनों साथियों ने किया है जी। और सुमित जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ में कि ये एक प्रशासनिक निर्णय है जी, और प्रशासनिक निर्णय करने का अधिकार मंत्री जी को है, उनके प्रमुख सचिव को है जी। तो ये नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है दरअसल, और ये कोई पहली कहानी नहीं है, पहली घटना नहीं है कि किसी मंत्री ने अपने निकटतम रिश्तेदार को किसी महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया गया हो। ये अपराध नहीं होता है, एक नैतिकता से जुड़ा प्रश्न जरूर होता है। जी जी। और बेचारे प्रभुराम चौधरी तो अभी सरकार में अभी शामिल हुए हैं। अगर मैं फिर वही दिक्कत यह आएगी, एक पत्रकार के नाते मैं किसी का नाम लूंगा तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें आप मैं तुम्हें गिना सकता हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको ताजा उदाहरण देता हूँ। भैया भाई कुतवाल को आप छोड़ दीजिए, अब तो भैया भाई कुतवाल वाली कहावत शुरू हो गई है। हमारे प्रदेश में माननीय गृह मंत्री जी होते हैं, उनके बड़े भाई हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय में कुल सचिव होते हैं और वो कुल सचिव तब तक होते हैं जब तक मंत्री जी चाहते हैं। रिटायरमेंट तक के लिए उनके आदेश हो गए, जब सरकार चली गई थी तो वो बेचारे हट गए थे, सरकार आई तो फिर उसी पद पे आ गए। ये बहुत छोटी चीजें हैं और इनको लेके राजनीतिक दलों को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर नजर रखना चाहिए। अगर कोई गलती किसी सरकार ने किसी मंत्री ने की है तो उस पर नजर रखें कि इस नई पदस्थापना से मंत्री को या उनके परिजनों को कोई बड़ा लाभ तो होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तब बात की जाए। बाकी सुमित जी ने कहा सही है कि प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसको हम पसंद करेंगे उसको रखेंगे। अब कलेक्टर बनाना, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं, IAS ढेरों हैं, कलेक्टर तो उसी को बनाएंगे जो हमें पसंद होगा, जो सरकार को पसंद होगा। यानी प्रशासनिक दृष्टि अलग है, प्रशासनिक फैसले अलग हैं, राजनीतिक दृष्टि अलग है और उसको खोल के रखना चाहिए। आने वाले दिनों में देखना चाहिए क्या इस पदस्थापना से माननीय मंत्री जी को
उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को लाभ हो रहा है क्या? अगर हो तो फिर उंगली उठाएं, वरना तो फिर बातें बहुत है। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सुमित ओरछा जी, वहीं एक और तंज यहाँ पे सुनने को मिला है, आपने खुद देखा, हमारी स्क्रीन बोल रही थी, अरुण यादव ने यहाँ पे एक और कि मुख्यमंत्री का कार्य है, मुख्यमंत्री जो है उनकी जो भाषा है या मुख्यमंत्री ने ये जो चीजें करी हैं, मतलब जो भी घोषणा कर रहे हैं फार्म में है, मैं गाड़ दूंगा, तो उनकी जो स्थिति है वो घिनौना कृत्य, ऐसा शब्द उन्होंने बोला है कि उनको इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आपको? अरुण यादव जी चूंकि संसदीय पद पर रहे हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या अरुण यादव जी अब अपने ही पार्टी में प्रासंगिक नहीं है, अपनी ही पार्टी में जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनकी कोई सक्रियता नहीं है जी। अब इस समय दरअसल नेता प्रतिपक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष दो का विषय आया है जी जी। इसलिए अचानक से जैसे कांग्रेस के नेताओं की निद्रा खुलती है जब कोई पद का चयन होना हो, जब कोई इस तरह का पद पर बैठने का अवसर हो, तो कांग्रेस के नेता अचानक से जागते हैं और अचानक से जागते में जो उन्हें सामने दिख जाता है वही बोलने लगते हैं, न सिर पकड़ते हैं ना पैर पकड़ते हैं। तो यह उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण, मतलब जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता जहां बैठा होता है वहीं से उसे जो दिख रहा होता है वो वैसे ही तरह की बात बोल देता है। बाकी उसका कोई सत्यता से या कहीं तथ्यता से संबंध हो ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी के निर्णय पर मध्य प्रदेश की जनता वाहवाही कर रही है। मुख्यमंत्री जी का यह रूप मध्य प्रदेश की जनता को खूब भा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता उनकी मुखरता, उनकी प्रशासनिक दक्षता पर गर्व करती है और कांग्रेस सदमे में है, इसके लिए ना मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है ना भारतीय जनता पार्टी। सुदेश जी, प्रश्न ले लूं मैं, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कांग्रेस की जो भौगोलिक स्थिति है वो डामाडोल हो गई है, मित्र ने फिर से एक बार आरोप आपकी तरफ लगा दिया है। जी, ये विद्वान मित्र हमारे कवि भी हैं और कवि को क्या है, शब्दों को गढ़ना बहुत अच्छे से आता है। इन्होंने शब्द गढ़ के जो बात कही है कि प्रासंगिकता अरुण यादव जी की इनको दिखाई नहीं देती। इनको आज देखना चाहिए कि आज हो आपके भोपाल के करीब ट्रैक्टर रैली में आयोजित कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे भी आ गया है। और ऐसी स्थिति में वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो किसान दिल्ली में कड़ाके की ठंड में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। 60 किसानों ने की हत्या हुई है एक तरह से, ये मान लिया जाए, वो मरी नहीं है अपनी, क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मी छोड़ नहीं रही है और किसान अपने अधिकार को पाने के लिए संविधान का सहारा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके फेवर में अरुण यादव जी लगे हुए हैं। अरुण यादव जी हैं, दिग्विजय सिंह जी, आज ही की बात है ये प्रासंगिकता होना ना होना इनके कहने से तय नहीं होती। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है किसकी प्रासंगिकता है, किसकी नहीं है। अब हमारे विद्वान मित्र ने एक बात और कही कि मुख्यमंत्री जी की वाहवाही हो रही, प्रशंसा हो रही है। आप ये बताइए अरुण जी, आप एक विद्वान पत्रकार हैं और सबसे विद्वान पत्रकार तो राकेश धजल जी हमारे बड़े भाई, मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी गलती और क्षमा के साथ कहूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अरुण यादव जी और कमलनाथ जी की का अनुसरण कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जैसे शुद्ध के खिलाफ युद्ध, तो जैसे हमने राष्ट्रपिता लगाई थी, कमलनाथ जी ने कितने 3,500 लोगों पे लग चुकी थी, क्या उन्होंने एक पर भी लगाई अभी तक? अगर हमने निष्पक्षता से उन लोगों को जो 15 साल में माफिया बने तो उनको ढहाने का काम किया, क्या इनके राज में ऐसा हो रहा है? देखिए, दूसरी बात यह है कि 650 करोड़ का हमारा सेक्रेटरिएट बना है वल्लभ भवन, सर्व सुविधायुक्त, उससे अच्छा मैं नहीं समझता उनको और बिल्डिंग होगी। उसे छोड़ करके एक इवेंट करने गए थे, कहाँ? डैम के किनारे। मतलब सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और खर्चा पर्चा करके क्यों? चर्चा पाने के लिए, हेडलाइन पाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कभी गाड़ देता हूं, कभी डंडा उठाता हूं, कभी टांग देता हूं। ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय असंसदीय करते हैं और ऐसी बातें सिर्फ हेडिंग में आने के लिए, मुख्य पृष्ठ में आने के लिए। आज प्रभुराम चौधरी जी की पत्नी की कहानी जो छपी है, आप देख रहे हैं, तो पत्रकार सरकार के दुश्मन नहीं है, पत्रकार प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ। बिल्कुल, सत्य जो दिखता है उसको वो सामने जनता के लाते हैं और इस सामने लाए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि अपने इनको मंत्री जी को समझाएं कि डेंटिस्ट को ऐसी जगह तो सीएमएचओ न बनाए शहडोल में। चलिए सुमित ओरछा जी, एक सीख भी दे दी है मित्र ने आपके, और साथ में आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी, एक तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ आक्रामक रुख देख करके ये भ्रम हो रहा है कि वो किसी दूसरे मुख्यमंत्री को कॉपी कर रहे हैं। माननीय शिवराज जी वो मुख्यमंत्री हैं
जिनको पूरे देश के मुख्यमंत्रियों ने कॉपी किया है। और ये आक्रामक रुख नया नहीं है, आक्रामक रुख नया नहीं है। जब ये डकैतों वाला मध्य प्रदेश हमको, जहां करीब 100 से ज्यादा गिरोह है डकैतों के, ऑफिशियल गिरोह जो सरकार द्वारा घोषित थे, हमें कांग्रेस की विरासत में मिले थे। जब मुख्यमंत्री थे तब आत्म समर्पण हुआ था हमारे भिंड में, आपको भूल गए हैं। दिग्विजय सिंह, इनको बीच में हमें बीच में तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हो? आप सही जानकारी देना। 15 वर्ष में आपने भू माफिया, रेत माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, सब माफिया पैदा आपने किए 15 वर्ष में। पास आता हूँ मैं, एक बार आपके विद्वान मित्र कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन ले, मैं आ रहा हूँ। वो गलत बात तो बोल रहे हैं, विरोध कर दीजिए। मैं डेटा से बता रहा हूँ। और जब मध्य प्रदेश के अंदर 8 ब्राह्मणों की हत्या, 8 ब्राह्मणों की हत्या एक मंदिर में जाकर के एक डकैत गिरोह ने की थी, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने PHQ से हेड जो है PC की थी और कहा था कि जिन लोगों, और उसने कहा था दीवाल पर कि मैं 108 ब्राह्मणों की हत्या करूंगा, और ऐसा संकल्प लिया था एक डकैत ने इनके ही भिंड में। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 108 घंटे भी मध्य प्रदेश की धरती पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और उस डकैत का समूल नाश किया था। पूरे मध्य प्रदेश को हमने डॉन है आपके मुख्यमंत्री जी, मान लिया डॉन है। इसलिए ये कोई तेवर उधार के नहीं है, ये तेवर हमारे संकल्प के हैं। मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉन है, ऐसा कह रहे हैं। मान लिया भैया आपके मुख्यमंत्री डॉन है। ये 108 घंटे जिंदा रहने किसी को, गुंडों के लिए डॉन है, माफियाओं के लिए डॉन है। तो अभी जो 28 बच्चे इलाज के अभाव में खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं शहडोल में, उसके लिए कुछ करिए। कोविड का एक हॉस्पिटल तो आप दे नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अवसर में खराब है, आप महामारी में अफसर ढूंढने का काम करते हैं, उसको गाड़ देंगे, इस बात में कोई। चलिए सुमित जी, स्वदेश जी, मैं फिर से चलता हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अचल जी जुड़े हुए। अचल जी, एक और बयान यहाँ पे सामने आया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। नीरा चौधरी जी यदि ये पद पे चली जाती हैं तो यहाँ उन्होंने एक सज्जन वर्मा जो पूर्व मंत्री, उन्होंने बयान दे डाला है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं रहेगी, चरमरा जाएगी। देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो वर्षों से इस मध्य प्रदेश में अपने ढंग से काम करती है। व्यक्तियों के आने से थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है, लेकिन शर्मराने का सवाल नहीं है। पहले से जो खामियां स्वास्थ्य व्यवस्था में है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, ये अलग चीजें हैं। लेकिन श्रीमती चौधरी के आने से ये व्यवस्था चरमरा जाएगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा कि एक नैतिक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को ये पदस्थापना नहीं करनी चाहिए थी आलोचनाओं से बचने के लिए, क्योंकि बहुत से योग्य प्रत्याशी उनके विभाग में उनके अधीन मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया है, तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है जो अभी दोनों मित्र आपस में झगड़ रहे थे, मैं तो इससे बहुत डरता हूँ। जैसे अभी सुमित जी ने डकैतों वाली बात की, बिल्कुल सही है। 2006 में माननीय शिवराज सिंह के संकल्प की वजह से ही इस प्रदेश में डकैत समस्या से मुक्ति मिली, प्रदेश को, चंबल को, ग्वालियर को। लेकिन ये जो माफियाओं का राजतंत्र है जो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी पिछली 3 सरकारें और हाल की सरकार के जमाने में भी कम नहीं हुआ है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना है। लेकिन विषय हम बात कर रहे थे चौधरी जी के पहुंच गए डाकुओं और माफियाओं तक, ये ठीक नहीं है। हम विषय केंद्रित बहस करें तो मजा आता है। इस निर्णय को नैतिकता के आधार पर अगर माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करें, इसको स्थगित कर दें, इसको बदल दें, तो उनकी वाहवाही होगी। अन्यथा छोटी मोटी राजनीतिक निंदाओं के बाद कुछ होना जाना नहीं है। राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की है, वो जैसी चल रही थी वैसी चलती रही। चलिए, राजनीतिक निंदा से बचना है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा। सुमित ओरछा जी, ये एक और यहाँ पे आरोप लगा है कि एक बात तो कह दी है उन्होंने कि असफल स्वास्थ्य मंत्री, और साथ ही साथ पूरे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी देकर सभी को खतरे में डाल दिया। यही सज्जन सिंह वर्मा ने एक और आरोप लगाया है, पूरा के पूरा अमले को खतरे में डाल दिया है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये सरकार गिर जाएगी क्योंकि उनके संपर्क में 36 विधायक हैं। अभी 2 दिन पहले का उनका बयान है। जब उनके पास 36 विधायक हैं और सरकार गिर जानी है 2-4 दिन बाद, तो फिर वो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सरकार फिर वो ठीक कर लें। ये देखिए, इनका रोज कुछ टीवी में है ना, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो सियासत का बदनामी से वो रिश्ता हुआ।
लोग कुछ भी कर देते हैं। बिल्कुल, कभी हृदय आप हैं तो जो कुछ भी अखबार में रहने के लिए जो कुछ भी कहना हो, कुछ भी करना है, वो सज्जन सिंह वर्मा जी के जो दुर्जन प्रवृत्ति सामने आ रही है उसकी परिणति है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सुदेश जी, सज्जन सिंह वर्मा की दुर्जन परिणति सामने आ रही है, फिर से एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में 11 मंत्री माननीय सिंधिया जी की पार्टी से कांग्रेस से जाके पहुंचे हैं, वो मंत्री बने। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री महोदय की खुद की पसंद के होंगे तो 3-4 मंत्री होंगे बस, और पूरी भाजपा के मिला लो तो सिंधिया जी के ज्यादा नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो अजय बिश्नोई जी हो, केदार शुक्ला हो, राजेंद्र शुक्ला हो, मतलब ऐसे बेचारे दीमक खा रहे हैं, उनको उनकी हालत खराब हो रही है, ट्वीट कर रहे हैं। क्या वो पीड़ित नहीं होंगे, वो खुशी नहीं होंगे? अरे हमको एक दिन के लिए प्रवक्ता पद से हटा दिया था तो रात को मुझे नींद नहीं आई। कैसी बात करते हो? मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और दूसरे दिन मुझे बहाल किया तो मेरे दोस्तों ने मिठाइयां बांट के स्वागत किया। तो ये नहीं, आप किसी पद पर हैं, किसी की लायक है, सार्वजनिक माहौल में है, आप राजनीति में हैं, तो आपका हक बनता, अधिकार बनता। आप 6 बार के एमएलए हैं और आप उनको बना नहीं पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और नहीं चलने की वजह से ही सरकारें गिर सकती हैं, और गिर जाए तो कोई किसी को क्या हाथ पता कि गिर जाए। चलिए सुमित जी, एक बार फिर से उनकी बात को स्टैंड किया है सज्जन वर्मा जी की कि आपकी सरकार अभी भी गिर सकती है, ऐसा कहना है आपके मित्र का। जब मानसिक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है जी, तो ऑब्जर्वेशंस भी सेम हो जाते हैं जी। तो ऑब्जर्वेशन सेम हो रहे हैं तो मानसिक रूप से जो स्थिति है उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर रही होगी। और मैं तो कह रहा हूं ना कि इनको तो उम्मीद थी कि जैसे टिकट बटेंगे, हमारे टिकट घोषित होंगे उपचुनाव के, वैसे ही हो जाएगा। फिर इसके बाद में और भी आगे परिस्थितियां, जब परिणाम आएंगे, फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो जाएगा। तो ये इन्हें हर एक ख्वाब के बाद एक नया ख्वाब देखने की आदत है और उस प्रवृत्ति के शिकार हैं। तो हम अब कांग्रेस पर जाना, अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। कांग्रेस तो अब हम भी चाहे तो वो जिंदा नहीं हो सकती है। चलिए, कांग्रेस तो भाजपा चाहे तो भी जिंदा नहीं हो सकती है। मैं आपसे फाइनल कमेंट, चूंकि समय कम है, सुदेश शर्मा जी आप ही की तरफ है, अपना संक्षिप्त कमेंट दीजिए। देखिए, ख्वाब हमको नेचर दिखाता है, और अगर हम ख्वाब नहीं देखे होते तो देश को आजाद करके सुई से लेकर हवाई जहाज तक निर्माण नहीं कर पाते, जिसको आजकल माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाहे रेलवे हो चाहे BSNL हो बेचने पर तुले हुए। हमने ख्वाब देखे और अपने देश को गढ़ने का काम किया है। हम ख्वाब देखेंगे और देखते रहेंगे। कब से भारत में रेलवे कब हुआ बना भारत में? इनसे BSNL की स्थापना कब हुई? जरा सन बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश सचन जी बैठे हैं। 2014 में हुआ। नहीं, आप तो सब बताइए। 2014 में ही आया, ये टीवी भी 2014 में आया। जब से मोदी जी का उदय हुआ तब से संसार 1833 मेरे प्रभु, क्या बात करते हो आप? मेरे प्रभु, 1833 से इस देश के अंदर रेल है। तो रेल है, रेल को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? 1998 में BSNL की स्थापना हुई। 1940 में एम्स बना इस देश के अंदर। जोसेफ नाम के अंग्रेज अफसर ने इसकी प्रस्तावना की है। 1867 से IIT इस देश के अंदर है, और जितने एम्स आजादी के बाद बने उससे 3 गुना एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। चलिए, विषयांतर हो रहा है व्यवस्थाओं पे। मैं चलिए बिल्कुल, मैं अचल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, चूंकि समापन आज आप ही के कमेंट से होना है। यहाँ विषय था जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी पत्नी का, तो उसी पर एक तंज कसा था। यहाँ एक आपने बाइट भी सुनी है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो प्रभुराम चौधरी नहीं चला रहे हैं, वो तो नरोत्तम मिश्रा चला रहे हैं, उन्हीं को अधिकार है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं सामने आ रही हैं, तो क्या होना चाहिए? ये जो इस तरह के पक्ष विपक्ष से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो क्या वाकई इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? देखिए अरुण जी, ये आरोप तो लगते रहेंगे। जब प्रभुराम चौधरी खुद मान लें कि उनका मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा चला रहा है, तब आप मानिए। अभी तो प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वही स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का। और इन सब बातों को सुन के मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि कहने को सब निर्विकार हैं, मृग मरीचिका का शिकार है, चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो। नैतिकता से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सब प्रशासनिक आड़ में अपना काम करने लगे हैं और करते रहना चाहिए। जनता उससे प्रभावित नहीं हो, राजनीति प्रभावित होती है तो होती रहे, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चलिए,
निश्चित रूप से जो नीति निर्धारक तत्व हैं उनको आलोचनाओं से बचने के लिए जो नीति उनने बनाई है या जो निर्णय लिए गए हैं उनको बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। आज की जो हमारी सार्थक बहस थी सियासी एजेंडा में हमारे मित्रों ने बात रखी। खैर समय कम है, विषय बहुत बड़ा है, फिर किसी दिन इसी मुद्दे को लेकर बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।